A wonderful good morning to one and all. Today we are here to see the concept, one of the important concept of कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आज यहाँ हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? कब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? अगर एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है या अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो ओवरऑल क्या चेंजेस होते हैं, दोनों ही पार्टीज के राइट्स और कह लीजिए आप जो ऑब्लिगेशन है वो कैसे चेंज होते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से एग्रीमेंट है या किन चीजों के बेस पर आप अगर एग्रीमेंट करते हो या कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वो हम लोग देखेंगे। ओवरऑल कितने तरह के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अल्टीमेटली दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है ये आपको पूरी तरह से नॉलेजेबल कर देगा अबाउट दी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आज के सेशन के बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आप एक झटके में उसको बता पाओगे अगर आप लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करो तो। अब जैसे कि आपको पता है ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको कोई भी डाउट होगा, सो यू हैव एन ईमेल आईडी एज वेल एज यू हैव एन व्हाट्सएप नंबर। यस, दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर द डाउट। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितने भी अदर लेक्चर्स हुए हैं वो सारा का सारा लिंक जो है आप कह लीजिए आपको सारे लेक्चर्स का, सारे सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की तो दो तरह की बात करूंगा। लिटरली वॉइड मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जब आप वर्ड यूज करते हो वॉइड, वॉइड का मतलब होता है एनीथिंग हैविंग नो लीगल वैल्यू। वो चीज जिसका कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है आप कह लीजिए। या आसान भाषा में कहूँ तो ऐसा एग्रीमेंट और अरेंजमेंट और प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किसी व्यक्ति के साथ में किया है लेकिन इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है। यानी कि आप कह लीजिए आसान भाषा में ये जो आपका एग्रीमेंट है या फिर ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है लीगली और एक्सेप्टेबल नहीं है बाय लॉ। या उससे भी इजी करूं तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जैसे बताया गया है सेक्शन 2G ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या कहा गया? द एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी अ वॉइड। गाइज यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता चलूं, हम लोगों ने ओवरऑल देखा था कि जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो गाइज, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जब आप सुनते हो याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें आती है। एक होता है एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जब तक एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है अल्टीमेटली वो वॉइड एग्रीमेंट है। बात बात ये आती है दोस्तों, आप बोलोगे सर एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या? तो याद रखिए कि वो एग्रीमेंट जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता, विच क्रिएट नो लीगल रिलेशनशिप, या कह लीजिए विच क्रिएट नो लीगल बाइंडिंग्स अमंग द पार्टीज। जो पार्टीज के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे कह लीजिए आप, या कोई लीगल बाइंडिंग क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, आप मुझे 2,000 रुपये देना, आपने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, अब मैं आपको लॉ सिखाने से मना कर रहा हूँ तो आप मेरे अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ तक जा सकते हो, आप मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपके और मेरे बीच में जो रिलेशन था वो लीगल रिलेशन था आप कह लीजिए। और लीगल रिलेशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर आप कह लीजिए ऑब्लिगेशंस और बाइंडिंग्स और राइट्स जो है वो क्रिएट करता है। तो गाइज ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है और अल्टीमेटली दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ आप कह लीजिए। लेकिन सोचिए दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर आप में से किसी एक को मैं कहूँ, लाइक मान लीजिए मैं कह रहा हूँ झील, अगर आप फर्स्ट आते हो तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, राइट? या अगर आप फर्स्ट आते हो तो मैं आपको 500 रुपीज दूंगा अगर आप फर्स्ट आते हो। तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है, या मैं आपसे कह रहा हूँ गाइज अगर आप सब लोग फर्स्ट क्लास क्लियर करते हो तो मैं आप लोगों को मूवी दिखाने के लिए लेकर चलूंगा। तो यहाँ हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है दैट इज द सोशल एग्रीमेंट। ये सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता। कल को अगर मैं आपको मूवी दिखाने से मना करूँ तो आप ये नहीं कह सकते सर हम लोग कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट में केस करेंगे। दैट विल बी नॉट पॉसिबल एट ऑल क्योंकि हमारे बीच में वहाँ जो रिलेशन है वो सोशल रिलेशन है और सोशल रिलेशन जो है अल्टीमेटली दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ।
तो याद रखिए गाइस, किसी भी तरीके से अगर कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट है। एकदम सिंपल डेफिनेशन, आसान भाषा में एकदम। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वैलिड है। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो अल्टीमेटली आप कह लीजिए दैट इज सेड टू बी वॉइड। अब बात करते हैं लीगल पोजीशन की। अगेन वही बात आएगी, आपका जो वॉइड एग्रीमेंट है दैट हैज नो लीगल इफेक्ट, यानी कि द एग्रीमेंट विच डज नॉट सेटिस्फाई द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए और सिंप्लीफाई किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप देखोगे हम लोगों ने एक आंसर देखा था, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी इसेंशियल फुलफिल नहीं होता है, यानी कि इनमें से जो फीचर्स हमने देखे थे वो अगर एक भी फीचर अगर छूट जाता है, एक भी फीचर अगर रह जाता है, तो आप कह लीजिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट, उसको हम लोग वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वो आपका वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आप कह लीजिए। तो गाइज इसीलिए कहा जाता है कि जो वॉइड एग्रीमेंट है दे कन्फर नो राइट्स। जैसे कि मैंने कहा वॉइड एग्रीमेंट कोई राइट या कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ये ऐसे ही होता है आप कह लीजिए सोशल रिलेशन होता है यहाँ पर, इसीलिए कोई भी आपका राइट या रिलेशन जो है वो क्रिएट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि कब एक एग्रीमेंट वॉइड होगा। आपको हम लोगों ने माइनर्स पोजीशन देखा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में हमने देखा था माइनर्स पोजीशन, उसमें हमने क्या देखा, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो क्योंकि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी करोगे तो दैट एग्रीमेंट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। इसके अलावा विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी नो एग्रीमेंट, हमने देखा था कंसिडरेशन के टॉपिक में। अगेन डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट कर रहे हो, अगेन आपका एग्रीमेंट जो है वाइड एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर, कोई भी पब्लिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो आप जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट सीट बुक कर रहे हो बाय गिविंग अ ब्राइब, आप रिश्वत देकर गवर्नमेंट सीट जो है वो बुक कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप कह लीजिए वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ मैं कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, मैं आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करवा दूंगा। बात को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपको, आप मुझे 5,000 रुपीज दीजिए, मैं आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करवा दूंगा। आपने मुझे 5,000 रुपये दिया और मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट क्लियर करवाए, बट कुछ सब्जेक्ट जो है वो रह गए। आपने क्या बोला कि सर, आपने बोला था कि 5,000 रुपये दोगे तो सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, लेकिन यहाँ सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, और इस रीजन से आप क्या कर रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो। आप कोर्ट में जाकर कह रहे हो कि जज साहब, सर ने तो कहा था सारे क्लियर करवाएंगे बट सारे क्लियर नहीं हुए। तो ऐसे केस में मेरे बारे में तो बाद में कार्रवाई होगी, पहले आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू गिविंग अ ब्राइब, आपने ब्राइब देने की कोशिश की है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। आप कह लीजिए जो पब्लिक पॉलिसी के पूरी तरह से अगेंस्ट है। तो अगेन कोई भी चीज अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो उस चीज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली एग्रीमेंट विच बिकेम वॉइड, अब कुछ एग्रीमेंट कैसे हैं जो जब आपने किया तो वैलिड था, करने के बाद में वॉइड हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जो पहले तो एनफोर्सेबल था, बाद में आप कह लीजिए उसका एनफोर्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो गया। कैसे, वो देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसको परफॉर्म करना अब इम्पॉसिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आई एम रेडी टू सेल माई कार टू यू, मैं मेरा कार आपको सेल करने के लिए रेडी हूँ, बट क्या हुआ, सेल करने के पहले ही क्या हो गया, देखिए जब मैं कह रहा हूँ मैं आपका अपना कार आपको सेल करने वाला हूँ, मान लीजिए 10 लाख रुपए में मेरी कार है, मैं आपको 10 लाख रुपीज में सेल करने वाला हूँ। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मान लीजिए सेलिंग के पहले ही मेरा कार जो ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंट में खराब हो गया, तो अब क्योंकि कार है ही नहीं तो मैं बेचूंगा क्या, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है दैट बिकम इम्पॉसिबल, आप कह लीजिए परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका है। जब आपका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया तो गाइस आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते। अल्टीमेटली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले वो इन्फोर्सेबल था, बट नाउ इट बिकेम वॉइड, अब वो जो है वो वॉइड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं जिनको
वाइड एग्रीमेंट कहा जाता है। बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एज पर सेक्शन 11 क्या कहा गया, माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ या माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड है। अगेन ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिमिलरली एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। गाइज फर्स्ट लेक्चर में एसेंशियल्स देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लीजिए कि ए एंड बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, बैंक रॉबरी करेंगे। तो रॉबरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रॉबरी ये जो है, या कह लीजिए मर्डर, इस तरीके से जो आप कह लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या जिसमें कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व है वो कंसिडरेशन अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो ऐसा एग्रीमेंट अल्टीमेटली वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा अगर मिस्टेक से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस आप जजमेंट के बेस पर, जिस चीज के बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एरोनियस है, या उसमें मान लीजिए आप मिस्टेकनली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली वाला मेरा फ्लैट मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि वो फ्लैट जो है वो बिल्डिंग गिर चुकी है, तो बिल्डिंग ही गिर गया तो फ्लैट वहां पर होने वाला नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो है उसे भी आप कह लीजिए आप वॉइड एग्रीमेंट कहोगे। सिमिलरली जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है वो भी वॉइड होगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अगर आप बना रहे हो तो, या कह लीजिए किसी की शादी रोकने के लिए, मैरिज को रोकने के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी वॉइड होगा। आगे सारे टॉपिक डिटेल में देखने वाले हैं। ट्रेड को रोकने के लिए अगर आपने एग्रीमेंट किया है वॉइड होगा। लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए अगर आपने एग्रीमेंट किया, मान लीजिए आप किसी गवाह को पैसा दे रहे हो और गलत विटनेस देने लगा रहे हो, तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसके अलावा अगर आपका एग्रीमेंट किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है तो भी वो वॉइड होगा। सट्टाबाजारी, जुआ, वेगरिंग एग्रीमेंट, अगेन आपका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। इम्पॉसिबल इवेंट या कॉन्टिजेंट इवेंट के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी जो है वो पूरी तरह से वॉइड होगा। तो गाइज इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं एग्रीमेंट बाय और एग्रीमेंट बाय अ माइनर पर्सन, देखते हैं हम लोग अनसाउंड या माइनर पर्सन के साथ में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो गाइज पहले ही कह दिया गया है कि जो पर्सन 18 ईयर से नीचे है वो माइनर है, जो 18 ईयर से ऊपर है वो मेजर है। मेजर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो पर्सन माइनर है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि माइनर का कोई लायबिलिटी नहीं होता। हालांकि गार्डियन एक्ट में क्या कहा गया है कि माइनर प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स बिकॉज ऑफ देयर मेंटल फैसिलिटी आर नॉट मैच्योर। ऐसा माना जाता है कि वो मैच्योर नहीं है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट किया गया है। दे डू नॉट हैव इसके अलावा जो अनसाउंड माइंड है, जिनका मतलब कह लीजिए आप दिमागी संतुलन सही नहीं है, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली दे डोंट हैव अ कैपेसिटी टू जज व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देम, कह लीजिए। माइनर के केस में भी ऐसे ही होता है। तो माइनर charged with an obligation and other contracting party seeks to enforce those obligation against the minor। गाइज अगर आप माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके जो ऑब्लिगेशन है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, बट माइनर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, इसलिए माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल दिया है, 15 ईयर्स बॉय मेड एन एग्रीमेंट विद बी टू गिव हिम 1000, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। देखिए एक बंदा है 15 साल का, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो आपको 1000 रुपये देगा, टोटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हालांकि आप उनके पेरेंट्स या गार्डियन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरह से एक मेंटली डिसऑर्डर मैन है जो एग्रीमेंट कर रहा है एक्स के साथ में, कहता है मैं आपके साथ शादी करूंगा, बट अल्टीमेटली क्योंकि वो डिस मेंटली जो है वो एबल नहीं है, इसीलिए आप उसके साथ में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। गाइस सिंपली कह रहा हूं मैं आपको, विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप। और सीधी सी बात है कि अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। तो विदाउट कंसिडरेशन योर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लेकिन इसमें भी कुछ आप कह लीजिए इसमें कुछ एग्जम्पन्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर द केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो आपके नियर रिलेशन से उनके साथ, लाइक फॉर एग्जांपल आपके डैड अपना प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर रहे हैं, तो आपके डैड का प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, उसके लिए आप कुछ भी पे नहीं करते, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होगा, क्योंकि लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व है। सिमिलरली इट प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट वोनली और इन पार्ट टू अ पर्सन हुज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद की इच्छा से आपके लिए कुछ किया था, तो अब आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लॉ पढ़ा दिया मान लीजिए अभी,
आगे चलकर 10 साल बाद, मैंने आपसे अभी कोई फीस नहीं ली, 10 साल बाद मान लीजिए आप मेरे लिए कुछ करना चाह रहे हो और आप उसके लिए कुछ कंसिडरेशन तो नहीं ले रहे, लेकिन क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ किया हुआ है तो आप मेरे लिए कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सिमिलरली प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइन बाय द पर्सन इन चार्ज देयरविद और बाय हिज एजेंट, यानी आप या आपके किसी एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें आप क्रेडिटर को कह रहे हो दैट पेमेंट फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट। लाइक मान लीजिए कि एक बंदा जो 10 लाख रुपए का पेमेंट आपको करने वाला था, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ 8 लाख है, आप कह रहे हो 8 लाख तो 8 लाख सही, यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वैलिड हो जाएगा, हालांकि कंसिडरेशन इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज। तो अगर आप शादी रोकने के लिए अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो गाइस वो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज पूरी तरह से वॉइड होगा। लेकिन अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज अगर आप रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। या मान लीजिए किसी व्यक्ति की फोर्सफुली शादी की जा रही है, उसको रोकने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो एग्रीमेंट वैलिड होगा। तो सेक्शन 26 में क्या कहा गया कि एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वाइड। अगर माइनर के अलावा आप किसी भी पर्सन की शादी रोक रहे हो तो वो वाइड है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, झील को कह रहा हूँ मैं कि आप झील के साथ में मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ किसी मिस्टर एक्स है उसकी शादी रोकने के लिए, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट है अनलेस एंड अनटिल दैट मिस्टर एक्स इज अ वॉइड। अगर वो पर्सन वॉइड है तो ठीक है, अदरवाइज एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। देखिए मिस्टर ए एग्री विद बी फॉर अ गुड कंसिडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी सी। ए क्या कह रहा है, बी को कुछ कंसिडरेशन दे रहा है और कह रहा है सी से शादी मत करो, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है। इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं जा सकते। एग्जाम्पल ले लीजिए कि बी जो है वो बी जो है वो सी से शादी करने वाली थी, ऐसे मान लीजिए आप, ए ने बी को 10 लाख रुपए दिया और कहा कि सी से शादी मत करना, बी ने 10 लाख रुपए भी ले लिए और सी से शादी भी कर ली, तो यहाँ पर ए जो है वो कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि इसने 10 लाख रुपए लिए थे शादी नहीं करने के लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है। सिमिलरली ए एंड बी दैट शी विल मैरी ओनली हिम, इट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरी बात सुनिए, आपने ए ने क्या किया, बी के साथ में एग्रीमेंट किया कि वो सिर्फ उसी से शादी करेंगी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड है। आप शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रेड रोकने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते दोस्तों। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रेन टू ट्रेड। ट्रेड रोकने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हालांकि इसके भी आप कह लीजिए कुछ एक्सेप्शन है। क्या कहा गया, एज पर सेक्शन 27 दैट डिक्लेयर एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी रेस्ट्रेन और एक्सरसाइजिंग द ट्रेड और लॉफुल प्रोफेशन trade of business of any kind to that extent void. Thus, no person is at liberty deprive himself to fruit of his labor, skill or talent एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एंटर्स इनटू। क्या कहा गया, देखिए आप कभी भी किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में आकर ट्रेड करने से रोक नहीं सकते, हालांकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप फॉर्म का अगर कोई बिजनेस है, मान लीजिए आप 4 लोग पार्टनरशिप में हो और आपका एक बुटीक है, मान लीजिए आप 4 पार्टनर हो, आपने एक बुटीक स्टार्ट किया, तो ओवरऑल एज पर द पार्टनरशिप एक्ट क्या कहा गया कि अब आपका कोई भी पार्टनर अलग से वो बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता सेम तरह का। मान लीजिए आप 4 पार्टनर हो, ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर है जिनका बुटीक है। ए क्या कह रहा है कि वो अलग से एक और बुटीक चलाएगा, तो यहाँ पर ए को ऐसा बिजनेस रन करने का अथॉरिटी या परमिशन नहीं है। तो अब ए के द्वारा वो जो बुटीक स्टार्ट करने का बिजनेस है उसको बाकी पार्टनर रेस्ट्रेन कर सकते हैं, बाकी पार्टनर रोक सकते हैं। इसके अलावा क्या कहा गया, देखिए एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी एग्री टू क्लोज हिज बिजनेस in a consideration of promise by other party to pay certain money is void, being an agreement in restraint of trade and the amount is not recoverable। गाइस मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया, कहा कि आप बिजनेस यहाँ पर नहीं करोगे, आपने वो पैसा ले लिया फिर भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपके बिजनेस को रोक नहीं सकता। हालांकि अगर मैं आपसे अगर आपका गुडविल खरीद लूँ, मैंने आपका ब्रांड नेम खरीद लिया, मैंने आपका कंपनी खरीद लिया, मान लीजिए कि चौगले कॉलेज ने क्या किया, मान लीजिए आपको कि उन्होंने स्वयं सिद्धि कॉलेज को पूरी तरह से खरीद लिया, तो आप स्वयं सिद्धि कॉलेज, स्वयं सिद्धि नाम से दूसरा कॉलेज रन नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ओवरऑल अपना गुडविल जो है यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। मान लीजिए रिलायंस ने अगर कोई टाटा का कंपनी खरीद लिया, तो टाटा का कंपनी अगेन वो उसी नाम से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल रिलायंस उसको रोकने की ताकत रखता है। तो दैट इज द एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अदरवाइज याद रखिए कोई भी पर्सन ट्रेड रोकने के लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देन कहा गया एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स।
ध्यान से सुनिए आप, अगर कोई एग्रीमेंट है जिसके द्वारा एक पार्टी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट by the usual proceedings in ordinary tribunals which in limit the time within which he or thus enforce his right is a void to extent. गाइस क्या कहा गया कि मान लीजिए लीगल प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट का लीगल प्रोसीडिंग्स चलता है, ट्रिब्यूनल्स का लीगल प्रोसीडिंग्स चलता है, उसको रोकने के लिए अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड होगा। मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए है जो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में विटनेस देने वाला है, जो मेरे अगेंस्ट में आप कह लीजिए गवाही देने वाला है। मैंने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए दिया और कहा कि आप गवाही नहीं दोगे, या जो मेरे सामने वाला लॉयर था मैंने उसको 10 लाख रुपए दिया और मैंने कहा कि आप आगे केस नहीं लड़ोगे, तो ये जो एग्रीमेंट है ये पूरी तरह से वॉइड एग्रीमेंट है, आप कह लीजिए। क्या कहा गया? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इफ अ क्लेम इज रिजेक्टेड एंड सूट इज नॉट फाइल्ड विद द 3 month आफ्टर सच रिजेक्शन all benefit under the policy shall be forfeited. The provision was held valid, being बाइंडिंग द सूट फाइल्ड आफ्टर द 3 month वॉज डिसमिस। देखिए इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ तक जा सकते हो, बट ओनली विद इन 3 month, 3 महीने के अंदर ही आप जा सकते हो। अब ऐसे में अगर आप 3 महीने के बाद जाओगे तो आपको लीगल प्रोसीडिंग के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने पहले से ही क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया था। अदरवाइज कोई भी कंपनी आपको रोक नहीं सकती किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को करने से या किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होने से। आगे बात करते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट की बात करते हैं। गाइस अनसर्टेन एग्रीमेंट मतलब क्या होते हैं? जो आप कह लीजिए किसी चीज पर डिपेंड करते हैं, जो कि आप कह लीजिए मे नॉट बी फुलफिल, जो पूरा हो भी सकता है पूरा नहीं भी हो सकता। सेक्शन 29 के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या कहा गया कि अनसर्टेन एग्रीमेंट के लिए अगर आप करोगे तो वो पूरी तरह से वॉइड होगा। कैसे, वो देखिए आप। क्या कहा गया? सेक्शन 29 ऑफ द लॉ एंश्योर दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिसाइज नेचर and scope of their mutual rights and obligation under the contract. Thus, if the word used by the party are to be indefinite, the law cannot be enforceable. For example, A agree to sell B 100 ton of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil is intended. Guys, अनसर्टन एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक मान लीजिए कि मेरे आई एम ऑयल सेलर, मेरे पास में 100 काइंड का ऑयल है, आप कह लीजिए 100 टाइप का ऑयल है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको ऑयल सेल करूंगा, बट कितना ऑयल सेल करूंगा और कौन से टाइप का ऑयल सेल करूंगा मैंने ये मेंशन नहीं किया। तो ये जो एग्रीमेंट है ये अनसर्टन एग्रीमेंट हो गया। लाइक मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे आप मेरे पास में लॉ पढ़िए, साथ में मैं और एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे एग्रीमेंट अनसर्टन एग्रीमेंट होते हैं और अनसर्टन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लाइक मान लीजिए आप कह रहे हो कि आप मुझे पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे आपने मेंशन नहीं किया, तो ये एग्रीमेंट अनसर्टन है, तो ये वैलिड नहीं है, आप कह लीजिए। बिसाइड दिस वैगरिंग एग्रीमेंट, एकदम आसान भाषा में कहूँ, जुआ, सट्टाबाजारी, बैट लगाना, आप कह लीजिए। तो बैट लगाने वाले जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से वैलिड नहीं है। वैगरिंग एग्रीमेंट जो है वो आप कह लीजिए पूरी तरह से वॉइड एग्रीमेंट है, तो इसको कोई लीगल वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल, ए और बी रेडी हो गए। क्या कहते हैं? ए कहता है कि मैं आपको 100 पे करूंगा अगर बारिश, इफ इट डज नॉट रेन। बी कहता है कि मैं आपको 100 पे करूंगा। तो आप कह लीजिए ऐसे में क्या हो रहा है कि ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए जाके क्या कहा जा रहा है कि ए एंड बी म्यूचुअली एग्री दैट इफ इट रेन्स टुडे ए विल पे बी 100 एंड इफ इट डज नॉट रेन बी विल पे 100, राइट? Or C and D enter into an agreement that tossing up a coin, if fall head upward C will pay 50 and if tail D will pay 50। बहुत सीधी सी बात है। ए बी को कह रहा है कि बारिश हुई तो मैं 100 दूंगा, बारिश नहीं होगी तो आप 100 देना। तो इस तरीके से मान लीजिए अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सट्टाबाजारी है, तो सट्टाबाजारी के लिए, बैटिंग के लिए वैगरिंग ये जो एग्रीमेंट्स इनको वैगरिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। ऐसे एग्रीमेंट पूरी तरह से आप कह लीजिए वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, इसको कोई लीगल वैल्यू नहीं है। दिस एग्रीमेंट आर टोटली अनइन्फोर्सेबल। आप इन एग्रीमेंट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट आपको ही पनिश करेगा सट्टाबाजारी के लिए। आगे बात करते हैं एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट और इम्पॉसिबल। ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्टिंजेंट या इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेक्शन 13 में, तो उसको भी वॉइड एग्रीमेंट कहा गया है।
जैसे मान लीजिए क्या कहा जा रहा है, ए एग्री टू पे बी 1,000 एज अ लोन इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज अ स्पेस, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। गाइज आपने पैरेलल लाइन के बारे में सुना होगा, टू लाइन्स आर पैरेलल। जब पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये होता है दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी ये लाइन्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको 1,000 दूंगा अगर ये पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, तो गाइज ये जो चीज है पूरी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। यह क्या कह रहे हैं, ए एग्री टू पे 1,000 इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी वॉज डेड। देखिए ए क्या कह रहे हैं बी को कि अगर वो सी की डॉटर से शादी कर ले तो वो 1,000 रुपए देगा, लेकिन सी की जो डॉटर है वो तो मर चुकी है, तो मरी हुई लड़की के साथ शादी हो ही नहीं सकती। अगेन इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है तो दैट विल बी 100% अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। गाइस कोई ऐसा एक्ट है जो इम्पॉसिबल है, जिसको करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप मैजिक से वो अमाउंट लेकर आ जाओ, अगर आप मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर करो तो मैं आपको अमाउंट दूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एग्रीमेंट है एज पर सेक्शन 56। सिमिलरली मान लीजिए ए एग्री बी टू रन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, एक ह्यूमन बीइंग के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना इम्पॉसिबल है, तो ये एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरह से वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द वॉइड एग्रीमेंट। तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज के बेस पर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो वाइड एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा भी कई सारे एग्रीमेंट है जो वाइड हो सकते हैं, बट ये जो है वो बेसिक नेचर ऑफ एग्रीमेंट है। एग्जाम में अगर आपको ये टॉपिक पूछता है तो आप ये 9 पॉइंट्स लिख सकते हो। याद रखिए अगर आप बीकॉम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, बट मे बी आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई और एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जा सकता है। अगर आपको सिर्फ वाइड एग्रीमेंट 10 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, यू हैव टू राइट दिस 9 पॉइंट। अगर आपको कोई और टॉपिक भी ऐड किया है तो आपको 6 to 7 पॉइंट जो है वो ब्रॉडली मेंशन करने हैं। बाकी आप ऐसे ही लिख दोगे तो भी चलेगा, डिटेल में एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। याद रखिए लॉ के पेपर में इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर सच अ प्रिटेन लिसनिंग, थैंक यू सो मच।